This is R.K. Shukla, ex-faculty of ALAN as well as Aakash Institute. आज आप लोगों से बात करने वाला हूं नीट 2022 में जूलॉजी का जिस तरह से पेपर आया, जैसा उसका पैटर्न है, जैसा उसका सिमेट्री है और जैसा उसका डिज़ाइन है, उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग 25 साल होने को हैं और पहली बार एक अजीब सा पेपर जूलॉजी में मैंने देखा है। आखिर अजीब सा क्यों है, ये इन बिंदुओं पे आपसे मैं बात करना चाहूँगा। 10 टॉपिक ऐसे हैं बायोलॉजी में, कुल मिलाकर 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनके पर्याप्त क्वेश्चन जूलॉजी वाले सेक्शन में भी हैं और बॉटनी वाले सेक्शन में भी हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, सेल साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, molecular basis of inheritance, ecosystem, environmental issue and biodiversity। ये 10 टॉपिक ऐसे हैं, 10 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर पर्याप्त क्वेश्चन जूलॉजी वाले सेक्शन में भी हैं और बॉटनी वाले सेक्शन में भी हैं। अगर ऐसा ही पेपर नीट का बनाया जाना था, एनटीए को ऐसा ही पेपर अगर डिजाइन करना था, तो जूलॉजी बॉटनी का सेपरेट सेक्शन करने की जरूरत क्या है? पहले जैसे था कॉमन बायोलॉजी करके आता था, उस तरह से भी पूछा जा सकता था, उस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता था। फिर कुछ एक और भी अजीब सी बात है, जैसे ये इनहेरिटेंस वाले फ्रैक्शन में अगर जूलॉजी बॉटनी दोनों की मैं बात करूं, जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी, तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है। और अगर मैं साइटोजेनेटिक्स की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन की जो संख्या रह जाएगी, टोटल क्वेश्चन की जो संख्या हो जाएगी कुछ 15 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, जो निश्चित रूप से पेपर के स्वरूप में डिसबैलेंस को दिखाता है। फिर थोड़ा सा हम लोग बात करें फिजियोलॉजी के बारे में, खास तौर से ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। अगर इसके बारे में मैं आपसे बात करूं, जो जूलॉजी का सबसे बड़ा फ्रैक्शन है और इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पूरे नीट का यही वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को काम आता है, या ऐसा कहें कि अकेला पार्ट है जो बच्चों को काम आता है। उसमें एक्सक्रीशन एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में से कोई क्वेश्चन नहीं है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक माना जाता है, उसमें से 3 क्वेश्चन है और कई सारे टॉपिक को हल्के से निकाल दिया गया। जहां तक सवाल बॉटनी के पेपर का है, तो बॉटनी का पेपर बिल्कुल बैलेंस दिखाई देता है, लेकिन अगर मैं जूलॉजी के पेपर की बात करूं तो जूलॉजी के पेपर में बहुत बड़ा डिसबैलेंस हमें दिखाई देता है। गॉट इट माय पॉइंट? जहां तक मैं समझता हूं कंसर्निंग अथॉरिटी को, एनटीए को, बच्चों को और जितना भी टीचिंग एसोसिएशन है, जितने भी टीचर्स हैं या जो भी टीचिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये बताना चाहिए, अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, क्योंकि अचानक से पैटर्न को बदलकर बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बच्चे बहुत मेहनत के साथ तैयारी करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे में क्वेश्चन का पैटर्न कहीं ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता। चलिए बात करते हैं, जिन बिंदुओं पर मैं आपसे बात कर रहा हूं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलिए बात करते हैं जूलॉजी के पेपर में जो विसंगतियां हैं नीट 2022 में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 11th। इसमें पहला टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। इस पर एक क्वेश्चन 173 जिसमें हायरार्की दिखाया गया है स्पीसीज जीनस के बारे में, उस पर एक क्वेश्चन नंबर 173। और याद रखना, मैं जिस पेपर को एनालाइज कर रहा हूं वो कोड T2 है। गॉट इट माय पॉइंट? अब लिविंग वर्ल्ड को ट्रेडिशनली बॉटनी का हिस्सा माना जाता है, जूलॉजी का हिस्सा नहीं माना जाता, हालांकि फिर भी उसे जूलॉजी में शामिल किया जा सकता है। अगर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो जूलॉजी के फ्रैक्शन में क्वेश्चन नंबर 163 जो कि फंगस पेनिसिलियम के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 198 जो कि माइकोप्लाज्मा के ऊपर है। अगर आप एनसीईआरटी में बात करोगे तो पेज नंबर 20-24 पर इन दोनों का जिक्र है। फंगस और
और माइकोप्लाज्मा किसी भी तरह जूलॉजी के सेक्शन में नहीं आते, ये बात अच्छी तरह से याद रखना। ये जूलॉजी के फ्रैक्शन में नहीं आते, बेसिकली इनको बॉटनी के फ्रैक्शन में रखा जाता है। इन पर जूलॉजी में क्वेश्चन देना एक अजीब सी बात है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरी समझ के बाहर है, ये जूलॉजी के फ्रैक्शन में कैसे आएगा। अगर एनिमल किंगडम के बारे में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में, तो अच्छे से याद रखना एनिमल किंगडम में 3 क्वेश्चन है, 151, 156 और 177, ठीक है। और वे 151 और 156 ये एबीज के ऊपर क्वेश्चन है। 151 में एबीज का एक्सक्रीशन और 156 में एबीज का क्रॉप एंड गिजार्ड। 11 फाइला में से 11 फाइला कुल मिलाकर एनिमल किंगडम में माने जाते हैं। अगर हम माइनर फाइला को छोड़ दें, 11 में से 2 क्वेश्चन केवल एबीज में से पूछना, ये बात मेरी समझ के बाहर है। और 177 में क्या आता है, नोटोकॉर्ड के बारे में पूछा गया है। मतलब तीनों में से तीनों क्वेश्चन कॉर्डेटा के ऊपर है और पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक का पूरा फ्रैक्शन एकदम से गायब है, मेरी समझ के बाहर है। अगर मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो 165 और 197 2 क्वेश्चन कनेक्टिव टिश्यू में से है। एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एकदम गायब है। और एक क्वेश्चन 172 कॉकरोच के टैगमिना के ऊपर है। फिर मैं बात करूं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस पर एक ही क्वेश्चन है 159 और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछा है। अगर मैं बॉटनी वाले फ्रैक्शन में बात करूं तो एक क्वेश्चन टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पर पूछा गया है। अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो यहां 2 क्वेश्चन है, 155 पर माल्टोज का फॉर्मूला पूछा है और 189 में बायोमोलिक्यूल्स में बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में क्वेश्चन है, ये याद रखना। और बॉटनी में भी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में 2 क्वेश्चन। अगर मैं सेल साइकिल के बारे में बात करता हूं तो 2 क्वेश्चन बॉटनी में है, 2 क्वेश्चन जूलॉजी में। In zoology, question number 152 M phase of mitosis and question number 179 meiosis. फिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 161 सलाइवा के ऊपर है एंड 169 लैक्टियल के ऊपर है। फिर मैं बात करूं रेस्पिरेशन, इसमें 154 ऑक्सीजन डिलीवरी और 175 कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद बात करूं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, 171 कोएगुलम के ऊपर है और 186 स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। उसके बाद बात करूं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, नो क्वेश्चन एट ऑल। अगर लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में बात करता हूं 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 153 ऑस्टियोपोरोसिस, ये एनसीईआरटी के 312 पर है। और 160 क्वेश्चन नंबर 160 इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये एनसीईआरटी के 310 पर है। एंड 182 में डिसीज एसोसिएटेड टू लोकोमोशन एंड एसोसिएटेड टू लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक ही क्वेश्चन है 187 और इसमें साइनेप्टिक नर्व इंपल्स कंडक्शन का जिक्र है। और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो पूरे एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते रहे, उसमें एक ही क्वेश्चन है 199 पैराथायरॉइडल हार्मोन। फिर हम 12th के टॉपिक की बात करें तो 12th के टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेशन। याद रखना ये सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेशन और इसमें 3 क्वेश्चन है, 155 स्पर्मेटोजेनेसिस, 168 गैमेटोजेनेसिस एंड 181 oogenesis। मतलब 3 क्वेश्चन कुल मिलाकर यहां पर हैं, लेकिन एक ही टॉपिक के बारे में है। कौन से टॉपिक के बारे में? गैमेटोजेनेसिस। अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करूं तो 2 क्वेश्चन है 176 और 190, 176 फॉर लिप्स लूप एंड 190 फॉर बर्थ कंट्रोल। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो 2 क्वेश्चन है, 192 फॉर रिकॉम्बिनेशन एंड 200 फॉर कलर ब्लाइंडनेस। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो यहां पर 3 क्वेश्चन है। बॉटनी वाले फ्रैक्शन में इसमें 4 क्वेश्चन है, दोनों मिलाकर 7 क्वेश्चन इसके ऊपर हो जाता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बॉटनी वाले फ्रैक्शन में 4 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन यहां हो जाते हैं तो 6 क्वेश्चन। मतलब ये 2 टॉपिक में से मिला करके जूलॉजी और बॉटनी में 13 क्वेश्चन हैं। मेरी समझ के बाहर है जब बहुत सारे टॉपिक, जबकि बहुत सारे जो जूलॉजी के मेन टॉपिक है उनको छोड़ दिया गया है या उनको हल्का कर दिया गया है। फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 162, 164, 191, 162 लैक ऑफ पेरेंट, 164 स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड 191 डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं 2 क्वेश्चन है, 158 नेचुरल सिलेक्शन एंड 195 एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अगर माइक्रोब्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर
वेलफेयर की हम बात करें तो 174 पे साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा एक क्वेश्चन है। अगर मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करूं तो 170 पर पॉपुलेशन ग्रोथ, और अगर मैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात करूं तो 180 क्वेश्चन इन सीटू कंजर्वेशन। गॉट इट बाय पॉइंट। तो उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, तो इस पे 2 क्वेश्चन है, 183 पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड 188 पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, 185 बायोफोर्टिफिकेशन। तो अब ये क्यों पेपर मुझे अजीब सा लगता है, आपको बात समझ में आ रही होगी। गॉट इट माय पॉइंट। सो आगे हम लोग इस बात को आगे तक लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ आगे से ऐसा कोई पैटर्न ना आए, और अगर इसमें कुछ रेमेडी पॉसिबल है तो हो। सो दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल।